देश के कई राज्यों से किसानों और ग्राम प्रतिनिधियों ने ये चिंता जताई है कि पंचायतों को बुनियादी विकास के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता लगातार घट रही है, जिससे गांवों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना मुश्किल हो गया है। किसानों का कहना है कि सरकार योजनाएं तो लगातार शुरू कर रही है, लेकिन उनकी सही समीक्षा और जमीनी स्तर पर प्रभावी अमल नहीं हो पा रहा, जिसका सीधा असर गांवों के विकास और पंचायतों की आत्मनिर्भरता पर पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि कम लेकिन लंबे समय तक चलने वाली योजनाओं पर ध्यान दिया जाए, ताकि गांवों को वास्तविक और स्थायी लाभ मिल सके। संसद के बजट सत्र 2026 के दौरान विपक्षी दलों के लगातार विरोध और अव्यवस्था की स्थिति के कारण लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी। वहीं राज्यसभा में प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और तीखी बयानबाजी देखने को मिली। इसके अलावा सोशल मीडिया की जवाबदेही, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों और अन्य नीतिगत मुद्दों को लेकर भी सदन में मतभेद उभर कर सामने आए, जिससे कार्यवाही सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ पाई। इस पूरे घटनाक्रम का असर बजट सत्र की अहम चर्चाओं पर पड़ा है और कई जरूरी मुद्दों पर फैसला अब अगले सत्र तक टल गया है। राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में हिमाचल प्रदेश का 2 बार उल्लेख करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक पुराने बयान और पहाड़ी क्षेत्रों की जरूरतों का उदाहरण सामने रखा। उन्होंने योजना आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए बताया कि किस तरह पहाड़ी इलाकों की जमीनी जरूरतों को नजरअंदाज किया गया। साथ ही कांग्रेस शासनकाल में हिमाचल में रेल विस्तार जैसी घोषणाओं के अधूरे रहने का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए नीति आयोग और प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए योजनाओं की निगरानी और अमल को तेज किया है, जिससे घोषणाओं और वास्तविक काम के बीच का अंतर कम किया जा सके। उत्तर भारत में लगातार छाए घने कोहरे के कारण जनजीवन के साथ साथ परिवहन व्यवस्था पर भी व्यापक असर देखने को मिला है। देश के विभिन्न राज्यों से दिल्ली आने वाली दर्जनों ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 1 से 4 घंटे तक देरी से पहुंची, जिससे प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लंबा इंतजार और असुविधा झेलनी पड़ी। वहीं कम दृश्यता की स्थिति के चलते कई उड़ानें रद्द रहीं और कुछ फ्लाइट्स देरी से संचालित हुईं, जिससे हवाई यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक सुबह के समय कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। ऐसे में रेल और हवाई सेवाओं पर इसका असर फिलहाल जारी रहने की संभावना जताई गई है। बजट सत्र के दौरान संसद में आज भी भारी अव्यवस्था की स्थिति बनी रही, जहां कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए इसे ट्रैप डील बताया। इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सरकार पर आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और बिना विपक्ष को सुने सदन चलाने की कोशिश हो रही है। विपक्ष ने किसानों के हितों, टैरिफ बढ़ोतरी और नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका न मिलने जैसे मुद्दों को उठाया, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई और कई घंटे का समय नष्ट हो गया। इस लगातार बने तनावपूर्ण माहौल से बजट 2026-27 पर होने वाली अहम चर्चाएं प्रभावित हो रही हैं और फिलहाल गतिरोध खत्म होने के संकेत कमजोर नजर आ रहे हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी वाराणसी के प्रसिद्ध 80 घाट पर शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का अस्थि कलश पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ मां गंगा में विसर्जित किया गया। पार्टी से जुड़े सदस्य फूलों से सजी नाव के माध्यम से गंगा के मध्य पहुंचे, जहां काशी के तीर्थ पुरोहितों ने पूजा पाठ कर पुण्य आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना की। इस अवसर पर माहौल भावुक रहा। लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक योगदान को याद किया, जिससे ये कार्यक्रम आस्था और सम्मान का प्रतीक बन गया। कर्नाटक में बेंगलुरु से कलबुर्गी जा रही एक प्राइवेट बस में तड़के नेशनल हाईवे पर एक गंभीर स्थिति सामने आई, जब सड़क पर चल रहे कार्य के दौरान बस का संतुलन बिगड़ा और तकनीकी कारणों से उसमें आग जैसी स्थिति बन गई, जिससे वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बस में सवार करीब 40 यात्रियों को चालक की सतर्कता से समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी को शारीरिक नुकसान नहीं हुआ। हालांकि लगेज बॉक्स में रखा यात्रियों का सामान प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रित किया गया और पूरे मामले की जांच जारी है। केरल हाईकोर्ट ने एक आम नागरिक सूरज लामा की मृत्यु से जुड़े मामले को पूरे सिस्टम की विफलता बताते हुए प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं और पीड़ित परिवार से माफी मांगते हुए एक असाधारण संदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि गुमशुदगी की शिकायत के बाद समय पर और गंभीरता से कार्रवाई नहीं की गई और ये सवाल भी उठाया कि अगर पीड़ित कोई वीआईपी होता तो क्या रवैया यही रहता। हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देने का निर्देश दिया है और साफ किया है कि किसी भी नागरिक की सामाजिक हैसियत कुछ भी हो, उसे सम्मान और न्याय मिलना चाहिए। इस मामले ने सिस्टम की जवाबदेही, संवेदनशीलता और आम आदमी के अधिकारों पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के भीतर उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए जब अल्पसंख्यक विकास विभाग के बजट और मदरसा अनुदान पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल की टिप्पणी पर सत्ता पक्ष के मंत्री फिरहाद हकीम ने कड़ा विरोध प्रदर्शित किया। बयान को लेकर सदन में तीखी बहस, आरोप प्रत्यारोप और नारेबाजी देखने को मिली, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने विवादित टिप्पणी के एक हिस्से को कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की अल्पसंख्यक नीति, बजट आवंटन और राजनीतिक बयानबाजी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ते टकराव को उजागर किया है।
मेघालय की ईस्ट जयंतिया हिल्स में अवैध कोयला खदान से जुड़ी हालिया मेघालय की घटना ने एक बार फिर देश में कोयला माइनिंग से जुड़े गंभीर हालातों को उजागर कर दिया है, जहां अब तक अलग अलग मामलों में 758 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बीते दशकों में झारखंड, असम और अन्य राज्यों में हुए बड़े मामलों ने ये दिखाया है कि गैर वैज्ञानिक और गैर कानूनी माइनिंग तरीके किस तरह आम लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं, जिनमें 1975 का चासनाला मामला सबसे बड़ा माना जाता है, जिस पर काला पत्थर फिल्म भी बनी थी। मौजूदा मामले पर प्रधानमंत्री और राज्य सरकार ने दुख जताते हुए जांच और सख्त कार्यवाही की बात कही है, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक अवैध माइनिंग और सुरक्षा मानकों पर कड़ाई नहीं होगी, ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी। राजस्थान के नागौर जिले में बड़ी मात्रा में संदिग्ध सामग्री की बरामदगी के मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद गृह मंत्रालय के निर्देश पर इस पूरे मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई है। ये बरामदगी 24 जनवरी 2026 को हरसौर गांव से हुई थी, जहां बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और अन्य संबंधित सामग्री जब्त की गई थी। शुरुआती जांच में अवैध गतिविधियों और संभावित नेटवर्क के संकेत मिलने के बाद केंद्र ने मामले को गंभीर मानते हुए NIA को जिम्मेदारी दी है, जो अब सप्लाई चेन, इस्तेमाल की मंशा और से जुड़े लोगों की गहराई से जांच करेगी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े कई अहम खुलासे सामने आ सकते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेन्नई के एग्मोर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स में दार्शनिक कार्ल मार्क्स की मूर्ति का अनावरण करते हुए इसे द्रविडियन मॉडल की सोच से जोड़ा। करीब 80 लाख रुपए की लागत से स्थापित इस मूर्ति के जरिए मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय, समानता और श्रमिक अधिकारों की विचारधारा को सम्मान देने का संदेश दिया। कार्यक्रम में सत्ताधारी गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और CM स्टालिन ने कहा कि अच्छी और प्रगतिशील सोच चाहे जहां से आए उसे अपनाना और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही द्रविडियन मॉडल की पहचान है। उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी को लेकर चंडीगढ़ से आई एक अहम रिसर्च ने चिंता बढ़ा दी है, जिसमें PGI चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बताया है कि जैसे ही तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, वैसे ही मौत का खतरा तेजी से बढ़ने लगता है। 2010 से 2015 के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित इस स्टडी में पाया गया कि इस सीमा के बाद रोजाना होने वाली मौतों में औसतन 4% से ज्यादा की बढ़ोतरी होती है, जबकि 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अब हीट वेव को हल्के में नहीं लिया जा सकता और बुजुर्गों और कमजोर वर्गों को बचाने के लिए हीट एक्शन प्लान को और मजबूत करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ किया है कि किसी भी महिला, खासकर नाबालिग को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और उसकी प्रजनन स्वायत्तता सर्वोपरि है। अदालत ने 30 सप्ताह की गर्भावस्था में गर्भ समापन की अनुमति देते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में महिला की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामला सहमति या किसी अन्य परिस्थिति से जुड़ा हो, मूल प्रश्न महिला की इच्छा और उसके हितों का है और न्याय व्यवस्था का उद्देश्य उसे अतिरिक्त मानसिक आघात से बचाना होना चाहिए। ये फैसला महिलाओं के अधिकार, गरिमा और स्वास्थ्य को लेकर एक मजबूत संवैधानिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले की सोनेवारी ग्राम सभा में एक अहम और संवेदनशील प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर और बेसहारा विधुरों को भी विधवा महिलाओं की तरह सरकारी आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। ग्राम सभा में चर्चा के दौरान ये बात सामने आई कि कई विधुर उम्र, बीमारी या आय के साधन न होने के कारण कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई विशेष सरकारी योजना उपलब्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट PG 2025-26 की क्वालिफाइंग कट ऑफ प्रतिशत कम करने को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से इसका स्पष्ट कारण बताने को कहा है। अदालत ने माना कि एक तरफ मेडिकल सीटें खाली न रहें, यह भी जरूरी है, वहीं दूसरी ओर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा के मानकों से समझौता नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने NBEMS को इस फैसले के पीछे की वजह बताते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, ताकि ये साफ हो सके कि कट ऑफ घटाने से गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा पर क्या असर पड़ेगा। ये मामला नीट PG से जुड़े लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा होने के कारण बेहद अहम माना जा रहा है। हरिद्वार में आयोजित एक धार्मिक सांस्कृतिक समारोह के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी सांस्कृतिक अस्मिता और सनातन परंपरा की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। उन्होंने संत समाज को संस्कृति का संरक्षक बताते हुए कहा कि जिन सभ्यताओं ने अपनी संस्कृति को नजरअंदाज किया, उनका अस्तित्व कमजोर पड़ा, जबकि भारत की शक्ति उसकी संत परंपरा और सांस्कृतिक चेतना में निहित है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि सनातन संस्कृति और राष्ट्र रक्षा एक दूसरे के पूरक हैं और यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारत को स्थिरता, सामर्थ्य और दिशा प्रदान करता है।
झारखंड के धनबाद में पहुंची भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी बस ने छात्रों को भारत की वैज्ञानिक प्रगति और अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया से रूबरू करवाया। इस चलती फिरती प्रदर्शनी में रॉकेट लॉन्च सिमुलेशन, गगनयान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों के मॉडल के जरिए जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहद सरल और जीवंत रूप में समझाया गया, जिससे छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला। विशेषज्ञों ने ये भी बताया कि उपग्रह तकनीक, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, कृषि और संचार जैसे क्षेत्रों में कैसे अहम भूमिका निभाती है। वहीं इस पहल का उद्देश्य युवाओं में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देकर उन्हें भविष्य के अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित करना है। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर में प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और जनता इंटर कॉलेज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि उत्तराखंड विकास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां शिक्षा, बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक विरासत को समान प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव है और इससे गांव में रहकर ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव हो सकेगी। साथ ही उन्होंने संकट के समय राज्यों के आपसी सहयोग का उदाहरण देते हुए उत्तराखंड सरकार की कार्यशैली की प्रशंसा की। कर्नाटक के मैंगलुरु से जुड़े एक बड़े निवेश मामले में पुलिस ने नेपाल से 11 भारतीय आरोपियों को हिरासत में लिया है, जो कथित तौर पर एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए लोगों को निवेश का झांसा देकर रकम जुटा रहे थे। जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क भारत और चीन से जुड़े लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा था और सैकड़ों बैंक खातों के जरिए बड़ी रकम का लेन देन किया गया। पुलिस को आरोपियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सैकड़ों खातों और हजारों शिकायतों से जुड़ा डेटा मिला है, जबकि कुछ आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। मामले की आगे की जांच जारी है और एजेंसियां पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हैं। उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र के चंदऊ गांव में देवदार की लकड़ी से बना करीब 200 साल पुराना मकान आज भी मजबूती से खड़ा है, जो पारंपरिक वास्तुकला और शिल्पकला की मिसाल पेश करता है। भूकंपरोधी संरचना, मौसम के अनुकूल तापमान और नक्काशीदार लकड़ी का काम इस भवन की खास पहचान है, जिसे परिवार ने पीढ़ियों से सहेज कर रखा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बदलते दौर में ऐसे मकान तेजी से खत्म हो रहे हैं, इसलिए सरकार को इन्हें हेरिटेज का दर्जा देकर संरक्षण की दिशा में कदम उठाने चाहिए, ताकि ये सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके। मद्रास हाईकोर्ट ने अभिनेता से नेता बने विजय को बड़ा झटका देते हुए आयकर विभाग द्वारा लगाई गई 1.5 करोड़ रुपए की पेनाल्टी को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि वित्त वर्ष 2015-16 में फिल्म पुली से जुड़ी आय को सही तरीके से घोषित नहीं किया गया था और आयकर विभाग की कार्रवाई कानून के दायरे में है। हाईकोर्ट ने विजय की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि वो चाहे तो आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल में अलग अपील दायर कर सकते हैं, लेकिन इस स्तर पर कोर्ट विभागीय आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये फैसला कर अनुपालन और जवाबदेही को लेकर एक अहम संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। ओडिशा में कटक, फूलबनी और पुरी की अदालतों को एक गंभीर धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं। ईमेल मिलते ही अदालत परिसरों को एहतियातन खाली कराया गया, पूरे इलाके को घेर कर सघन जांच की गई और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। हालांकि अब तक कोई संदिग्ध वस्तु सामने नहीं आई है। पुलिस और साइबर सेल की टीम ये पता लगाने में जुटी है कि ये ईमेल विदेश से किसने और किस मकसद से भेजा, जबकि क्राइम ब्रांच की मदद से मामले की गहराई से जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पूरी जांच पूरी होने तक सतर्कता बढ़ती जा रही है।